भाई साहब, मुझे एलएनसी हॉस्पिटल जाना है, क्या आप रास्ता बता देंगे? क्यों भाई, सबको एलएनसी हॉस्पिटल ही जाना है क्या? सबको नहीं, सिर्फ तुम्हें जाना। अरे हेल्प! हेल्प! पकड़ो, वहां पकड़ो! अरे पकड़ो! आज फाइनली मैंने फैसला कर ली, खुद को और अपने परिवार को खत्म करने का। और इसका जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं। अब दुआ करो कि आप लोगों को ऐसे हालात का सामना ना करना पड़े। जो अपने पास है उससे ज्यादा पाने की चाहत हर कोई रखता है, अपनी पहुंच से ज्यादा, अपनी हैसियत से ज्यादा। लेकिन बेहतर जिंदगी के लिए अपने आज को दांव पर लगाना खतरनाक हो सकता है। विनायक शिंदे क्यों आज इस मोड़ पर खड़ा हुआ था? 3 साल पहले वो एक मेहनती आदमी था, उसकी जिंदगी आगे बढ़ रही थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ था जो उसे यहां तक ले आया? यस सर, राइट सर। नहीं, I'll handle. या श्योर सर। ऑलराइट, थैंक यू। मोहित दर्शन, लंच के पहले मुझे पूरी टीम से मिलना है। नए क्लाइंट्स आ रहे हैं, लेट्स गेट थिंग्स मूविंग। यस बॉस, हो जाएगा। विनायक, रिव्यू मीटिंग के लिए आ रहा है क्या? नहीं यार, मैं नहीं आ पाऊंगा। नए क्लाइंट्स मेरे जान के पीछे पड़े हैं, सांस लेने का भी वक्त नहीं है। तू जाना, मैं बॉस को मेल कर दूंगा। ओके बिजी मैन। ज़्यादा छोटे मत करना। ठीक है सर। अरे नहीं रे, इतना कुछ दम नहीं है। अरे देखिए मैंने उसकी हिस्ट्री। नहीं नहीं, थोड़ा ठंडा है। कुछ और बता ना, 3-4 एकदम कड़क। हे चंदन महात्रे, मैं फोन करता हूँ। विनायक, विनायक कैसा है चंदन? मैं एकदम मस्त। तू कैसा है? कहाँ है, किधर है? एकदम ठीक हूँ यार। पता है 10 साल के बाद मिल रहा है। क्या बोल रहा है? 10 साल हो गए? हाँ 10 साल। और बताओ क्या चल रहा है आजकल? बस यार यही छोटा मोटा धंधा कर रहा हूँ। तू बता। बस यार, कॉल सेंटर में टीम लीडर हूँ। अरे वाह, तू तो बड़ा सांप बन गया। हाँ यार। अच्छा चल ना, कॉफी पीते हैं कहीं चल के, इतने सालों के बाद मिले। चल लेट्स गो। क्या हुआ? चल। ये तेरी कार है? हाँ। क्या पका रहा है, बोल ना। विश्वास नहीं तो पेपर्स दिखाऊं? आओ यार, तेरा छोटा मोटा धंधा है क्या? खड़े खड़े यही इंटरव्यू लेगा क्या? हाँ चल, आराम से बैठ के बात करते हैं। आजा भाई, चल आजा, बैठ। यार तू कोई लफड़े का धंधा तो नहीं करता ना? मैं कहाँ किसी लफड़े में पढ़ूंगा यार। यार कॉलेज में तो तेरे पढ़ाई के वांदे थे, मुझसे कॉपी करके पास हुआ करता था, और आज इतनी बड़ी गाड़ी में घूम रहा है। बस यार, छोटा मोटा काम कर लेता हूँ। यार चंदन, मुझे भी बता ना, ऐसा क्या छोटा मोटा काम करता है तू? स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ। छोटी सी रकम से शुरुआत की थी। अपना ब्रोकर बहुत अच्छा आदमी है, एकदम बढ़िया टिप्स देता है। पिछले साल मार्केट डाउन थी, फिर भी मुझे बहुत प्रॉफिट हुआ। स्टॉक मार्केट से इतना कमा लिया? हाँ यार, सुबह 9:30 बजे स्टॉक मार्केट की बेल बजती है। 9:30 से धंधा शुरू हो जाता है और 3:30 बजे धंधा बंद। पैसे इन्वेस्ट करो दिन भर, प्रॉफिट कमाओ और घर लेके जाओ। अगले दिन उसी प्रॉफिट से और पैसे कमाओ। यार तूने तो बहुत नोट छाप लिए। अब तू बता, तेरा क्या चल रहा है? शादी कर ली? हाँ, लव मैरिज, एक बेटी भी है। वेरी गुड। और अभी 2 BHK घर लिया, लेकिन ऑब्वियसली ऑन लोन। काम अच्छा है लेकिन सैलरी इतनी अच्छी नहीं है। अभी तक कार भी नहीं ले पाया यार। अरे आ जाएगी गाड़ी, उसमें क्या है? अच्छा ये सब छोड़, घर चलना, अपनी फैमिली से मिलाता हूँ। आज नहीं, फिर किसी दिन। 10 साल बाद मिले।
अब तो मिलते रहेंगे। हाँ हाँ, मिलते हैं फुर्सत से। यार तेरा स्टॉक मार्केट वाला आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा। चंदन खुद का बॉस है और शेयर मार्केट से बहुत सारे पैसे ही बना रहा है। शेयर मार्केट मतलब रिस्क है ना? अब अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो रिस्क तो लेनी पड़ेगी ना। रिस्क पापा, रिस्क क्या होता है? बेटा, जब तुम कोई ऐसा काम करते हो जो कोई और करने से डरे, उसे कहते हैं रिस्क। और जो हिम्मत वाले लोग होते हैं ना, उन्हें रिस्क लेने से डर नहीं लगता। कम ऑन, गिव मी 5। पापा, अच्छे से पढ़ाई करना, शिकायत नहीं आनी चाहिए। ओके? चलो बेटा जल्दी चलो, पापा को बाय करो। चलो 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 चलो। अच्छा सुनो, कल न्यूज़पेपर वाले को बोल देना कि स्टॉक मार्केट वाला भी न्यूज़पेपर शुरू कर दे विदाउट फेल। ये भगवान, आप पर भी ना शेयर मार्केट का भूत सवार है। चलो बाय। हंस लो, बताता हूँ तुम्हें भी। चलो बाय। बाय। तेरा वो ब्रोकर मेरे लिए भी डील करेगा क्या? अरे करेगा ना, क्यों नहीं करेगा? क्यों, तुझे भी स्टॉक मार्केट में पैसे डालने हैं? हाँ हाँ, क्यों? मुझे भी आगे बढ़ना है यार। ले, नंबर लिख उसका। 1 मिनट। विनायक जी, आपको किस तरह का इन्वेस्टमेंट करना है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? अरुण भाई, शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रॉफिट है ना? हाँ, शॉर्ट टर्म मतलब सुबह पैसा लगाया और शाम होते होते तक पूरा पैसा निकाल लिया और प्रॉफिट बुक किया। वैसे मैं आपके लिए दोनों तरह के इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। अरुण भाई, मुझे तो शॉर्ट टर्म ही करना है, कुछ सजेस्ट कीजिए ना। अच्छा, अगर आपको आज से ही इन्वेस्ट करना है तो मेरे पास एक स्क्रिप्ट है 7 रुपए का, और शाम होते होते तक तो वो 10 पॉइंट बढ़ेगा ही। मतलब अगर मैं आज 10,000 लगाता हूँ तो आज के आज ही 70,000 हो जाएंगे? जी हाँ, वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक साथ 2-3 शेयर में इन्वेस्ट कीजिए। आपको कितना पैसा डालना है उस हिसाब से मैं अपनी फर्म में आपके लिए एक अकाउंट खोल देता हूँ, उसके बाद आप रोज ट्रेडिंग कीजिए। ठीक है, तो आज ही से श्री गणेश कर देते हैं। क्या आप सीरियसली शेयर्स में पैसा डालेंगे? ऑफ कोर्स, देखना बहुत जल्दी हमारी लॉटरी लगने वाली है। विनायक, मीटिंग के लिए आ रहा है क्या? सुचित्रा, आज टोटल 11,250 का प्रॉफिट हुआ है, वो भी मैं सेफली खेल रहा था इसीलिए। विनायक, जरा संभाल के। थोड़ी सी रिस्क लेता ना तो 1 लाख भी बना सकता था। सुचित्रा, ये खेल है, संभाल के नहीं, यहाँ दिमाग से खेला जाता है। ये कौन सा खेल है विनायक? माँ, तुम नहीं समझोगे, बस इतना समझ लो कि तुम्हारा बेटा लाइफ बना रहा है। क्या बॉस, रिजाइन कर रहा है? हाँ यार। न्यू जॉब? ना, अब कोई जॉब नहीं, कोई अपना बॉस नहीं, अपन अब खुद के बॉस। कोई लॉटरी लग गई है क्या? यही समझ ले, खुद का काम शुरू कर दिया है। पागल हो गया है क्या? घर का EMI? EMI की अब कोई टेंशन नहीं,
सैलरी से जितना कमाता था ना, उससे दुगना तिगना नहीं, चौगना भी कमा लूंगा। कुछ बताएगा? काम क्या कर रहा है? बस ये समझ ले अपनी लाइफ बना रहा है। विनायक ने अपनी नौकरी छोड़ दी थी। अब वो पूरी तरह से स्टॉक मार्केट की दुनिया में डूब गया था और उसे मुनाफा भी हो रहा था। हमेशा से उसने जो बेहतर जिंदगी का सपना देखा था वो पूरा हो रहा था। विनायक अपनी लाइफ बना रहा था। मैडम ये टीवी विनायक, हाँ वो 40 इंच HD टीवी तुमने ऑर्डर की है? हाँ, आ गई क्या? हाँ वो दादी देखो तो कितना अच्छा टीवी है ना। हाँ बेटा, बहुत अच्छा टीवी है। पापा आई लव यू, नया टीवी बहुत अच्छा है। हाँ, 20,000 लगा दो, देखेंगे जो होगा। स्टॉक तो अच्छा है ना? हेलो, हाँ विनायक, मैं पहुंच गई हूँ कंपाउंड में। तुम वहीं रुको, मैं अभी आया। क्या सरप्राइज है मम्मा? पता नहीं बेटा, पापा बताएंगे। उन्होंने कहा यहाँ आके वेट करो। पापा क्या सरप्राइज है बताइए ना। सरप्राइज? चलो बता दो। एक छोटा सा सरप्राइज मेरी प्यारी सी वाइफ के लिए। मेरे लिए? वाह पापा, इट्स सो क्यूट। है ना? अब मम्मा को ऑटो में जाने की कोई जरूरत नहीं है। मम्मा ऑफिस इसमें जाएंगी। और कभी मम्मी मेरे को स्कूल भी लेके जाएगी। चलो ना मम्मी एक चक्कर लगाते हैं। बाय पापा, ये मम्मा और पास चला, बहुत मजा आ रही है। सुचित्रा से 45,000 की है। रिलैक्स। बाप रे, 45,000? ना भी ज्यादा नहीं है माँ। थैंक यू विनायक, ये सच में बहुत बड़ा सरप्राइज है। ये तो अभी शुरुआत है, आगे एक बड़ी कार भी लेनी है। वाह पापा, यू आर सो ग्रेट। क्यों माँ, चलेगी ना ड्राइव पे मेरे साथ? मैं कहाँ गाड़ी में जाऊंगी, नीचे उतरने को तो होता नहीं मुझसे। तुझे थोड़ी बैलगाड़ी में लेके जा रहा हूँ। कार आएगी तो नीचे भी उतरेगी और हमारे साथ बाहर भी चलेगी ड्राइव पे। सुचित्रा, इस बार समर में क्यों ना एक अच्छा सा वैकेशन प्लान किया जाए? हाँ पापा, हम सब जाएंगे। सच में बहुत दिन हो गए हम सब एक साथ नहीं गए छुट्टी पे। लेकिन पहले कार। आई, प्रिया, विनायक जल्दी से आ जाओ, खाना रेडी है टेबल पे। हाँ माई। आ जाओ। चलो दादी खाना खाना। चल चलो बेटा। हाँ सब्जी? विनायक, खाना ठंडा हो जाएगा, जल्दी से आ जाओ। तुम लोग खा लो, मुझे भूख नहीं है। अच्छा। मम्मी, अपनी कार कब वापस आएगी? भैया, पापा ने कहा है ना गैरेज में है, टाइम लगेगा बेटा। हाँ सर, आप इसे एक्सीलरेट कीजिए, तब आपको पता चलेगा कितनी प्यारी क्रूजिंग है इस गाड़ी की। सो, आपको कैसा लगा सर? अच्छी कार है। बाप रे, 27 लाख। विनायक, बहुत महंगा हो जाएगा। अरे कार का टॉप मॉडल है, सारे फीचर्स है उसमें। लेना है तो सस्ती क्यों ले भाई, लेंगे तो बेस्ट लेंगे। तो फिर
आप इसके लिए कितना लोन लोगे? 20 लाख का लोन और 7 लाख रुपए अपनी जेब से। विनायक, कुछ ज़्यादा नहीं होगा? तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, ईएमआई तो देखते देखते निकल जाएंगे। और फिर दूसरी कार। यार विनायक, मुझे मत लपेट इस लोन वोन के चक्कर में। चल अब रो मत ज्यादा, तुझे थोड़ी भरने को बोल रहा हूँ, बस गारंटर बनना है तुझे तो। वो सब ठीक है यार, लेकिन मैं तेरे जैसा शेर नहीं हूँ। किसी और को बोलना यार, मुझे इन सब चीज़ों से बहुत घबराहट होती है। यार तू घबराता बहुत है, कोई और भरोसे वाला होता तो तुझे थोड़ी फोन करता। अब मैं पेपर्स भेज रहा हूँ, जल्दी से साइन कर दे। तू जैसे ही साइन करेगा ना, मेरी कार मेरे पास होगी, चिंता मत कर यार। चल ठीक है यार, तू इतना कह रहा है तो भेज दे, मैं साइन कर देता हूँ। ये हुई ना बात, थैंक्स यार। वेल डन मिस्टर विनायक, ये गाड़ी तो अभी शुरुआत है, ये तो बहुत आगे जाना है। क्या अरुण भाई, इतना प्रॉब्लम था तो निकाल देना चाहिए था। विनायक जी, आप तो जानते हैं बिना आपकी क्लियरेंस के मैं कुछ नहीं कर सकता, और मैं तो आपको फोन मिला रहा था, आप ही का नंबर नहीं लग रहा था। अरुण भाई, मैंने आपको बताया था कि मैं हॉलीडेज पे जा रहा हूँ अपनी फैमिली के साथ, फ्लाइट में था इसीलिए फोन नहीं लगा होगा। अब मार्केट इतना नीचे जा रहा था तो आपको निकाल देना चाहिए था। विनायक जी, अगर आपने मुझे पहले कहा होता तो मैं ये भी कर देता, और वैसे भी अभी हफ्ते भर से मार्केट मंदा चल रहा है। मतलब 75,000 का लॉस? हाँ, करीब करीब 73,000 तक डूबा है। अब एक काम करो, अब पापा, आप कब आ रहे हो? हम सब आपके वेट कर रहे हैं। अरुण भाई एक मिनट, बेटा आप मम्मा के साथ आगे चलो, मैं माल रोड पे मिलता हूँ आपको। ओके? हाँ अरुण भाई, कल 50 लगा दो दूसरे वाले पे, कल तो बढ़ेगा ना? उसमें 25, इसमें 17 और तीसरे में 12, 54,000 का नुकसान हो गया अरुण भाई। विनायक जी, मैंने आपको बताया ना, मार्केट अभी बहुत ठंडा चल रहा है। सिर्फ आपका ही नहीं, बाकी कई लोगों का भी नुकसान हुआ है। मार्केट की हालत तो अभी ऐसी है कि 80 पॉइंट चढ़ता है तो 150 पॉइंट गिरता है। पर ऐसा क्या हो रहा है जिससे मार्केट की इतनी बुरी हालत है? विनायक जी, जब सरकार हिली पड़ी है तो मार्केट कैसे स्टेबल होगा? ले बेटा, कॉफी पी ले। क्या बात है विनायक, तू परेशान क्यों है? कुछ नहीं माँ, मैं ठीक हूँ। क्या बात कर रहे हैं अरुण भाई? 300 पॉइंट लुढ़क गया मार्केट। लगता है लोग जमकर प्रॉफिट बुकिंग में लगे हैं। लेकिन मेरा तो दिवाला निकला जा रहा है। आज जो 40 दिए थे उसका क्या हुआ? कुछ खास नहीं, 6-7 हज़ार रुपए पर है। तो अभी निकालने का कोई फायदा नहीं। क्या लगता है आपको, बढ़ेगा? आज तो चांस कुछ कम लग रहा है। ये लीजिए, 40 पॉइंट और कम। अरुण भाई काम कीजिए, आप निकाल दीजिए। जैसा आप बोलो। अच्छा विनायक जी, आपके अकाउंट में पैसे कुछ कम पड़ रहे हैं। कल दूसरे अकाउंट से फंड ट्रांसफर करता हूँ। लेकिन अरुण भाई, कल तो मार्केट बढ़ेगा ना? कल की बात तो कल ही पता चलेगी ना विनायक जी, आप तो जानते हैं स्टॉक मार्केट कैसा है। ठीक है। हेलो मिस्टर विनायक, मैं कॉमन ट्रस्ट बैंक से बोल रहा हूँ। आपके लोन का ईएमआई बाउंस हो चुका है सर। I'm really sorry, शायद अकाउंट में फंड कम होंगे। सर प्लीज़ अपने ईएमआई अकाउंट को हमेशा एडिकेट फंड्स के साथ मेंटेन रखें। ईएमआई बाउंस होना सीरियस मैटर है। ओके, मैं अभी दूसरे अकाउंट से पैसे ट्रांसफर कराता हूँ। क्या करूं यार, टाइम खराब चल रहा है, बिल्कुल पैसे नहीं है मेरे पास। यार विनायक, तेरे बैंक से मुझे दर्जन भर फोन आ चुके हैं। तूने 2 महीने से ईएमआई भी नहीं भरा है और तू फोन भी नहीं उठाता है।
यार थोड़ा भरोसा रख, मार्केट अभी डाउन है, एक बार पिकअप करेगा ना तो सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। मुझे मत फंसा, मैंने तुझे पहले ही बोला था मुझे गारंटर मत बना। यार तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे EMI तुझे भरनी है। यार लोन मुझे चुकाना है, तू इतना गर्म क्यों हो रहा है? बैंक से फोन मुझे आ रहे हैं, गारंटर तो मैं हूं ना। तूने नहीं भरे तो वो लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे। देख भाई, जल्दी से EMI भर, वरना दोस्ती गई तेल लेने। मैं सीधे तेरी कंप्लेन कर दूंगा। विनायक ने अपनी जिंदगी में एक बड़ा चढ़ाव देखा था, लेकिन अब उसकी जिंदगी ढलान पर थी। वो स्टॉक मार्केट में बहुत सारा पैसा खो चुका था, भारी कर्ज थे उस पर। यार मेरा भी बड़ा घाटा हुआ है विनायक, क्या करें, मार्केट का यही लोचा है। यार मेरा तो दिवाला निकल गया यार, सड़क पे आ गया हूँ। देखते ही देखते 10-15 लाख का नुकसान हो गया। तू है ना, अब पैसे मत लगा, बल्कि जब तक इलेक्शन नहीं होते ना तू पैसे लगा ही मत, उसके बाद देख मार्केट कैसे उछलेगा। लेकिन तब तक क्या करूं यार, मेरे पास तो बिल्कुल पैसे नहीं है। थोड़ा सोच के पैसा लगाना था ना। खैर अब थोड़ा हाथ खींच के रख, ओके? आई नो चंदन, डूबे हुए पैसों का मैं कुछ नहीं कर सकता यार। चंदन कुछ पैसों की जरूरत थी यार, 3-4 लाख की EMI पेंडिंग है, बैंक वालों के बार बार फोन आ रहे हैं। मेरे पास पैसे होते तो मैं दे देता, लेकिन मेरे भी सारे पैसे फंसे हुए हैं। तेरी बहुत पहचान है यार, कोई ऐसा है जो मुझे पैसे दे दे? पहले EMI भर देता हूँ यार, बाद में देखेंगे कि पैसे कैसे लाने हैं। बैंक तो पैसे देने से रहा, मैं कुछ प्राइवेट मनी लेंडर्स को जानता हूँ जो पैसे देते हैं, बात करके देखता हूँ। यार ट्राई करना, बहुत मदद होगी यार। चंदन बहुत परेशान हूँ मैं। तू फिक्र मत कर, देखता हूँ। बस इतने पैसे? हाँ विनायक, पिछले महीने के सैलरी में से सिर्फ इतना ही बच पाया, अब अगले महीने का वेट करना पड़ेगा। हर महीने किस्त देनी होगी। ठीक है सुरेश बाबू। एक बात याद रखना विनायक, मैं कोई बैंक नहीं हूँ, ये लेन देन का धंधा है मेरा, महीने की किस्तों से ही कमाई होती है मेरी, इसलिए किस्तें टाइम पे दे देना। आप फिक्र मत करो सुरेश भाई, मैं किस्तें टाइम पे ही दूंगा। ठीक है, अभी 3 लाख दे रहा हूँ, इस फॉर्म में अपने डिटेल्स भर दो। कुछ बात बनी? हाँ, कार की 4 महीने की EMI भर दूंगा। टीवी और फ्रिज की EMI भरने के बाद भी 60,000 रुपये बचते हैं। सुरेश दामले को हर महीने 25,000 देने। मैं सोच रहा हूँ कि इस बार रिस्क नहीं लूँगा और सेफली खेलूँगा। मैं क्या बोल रही हूँ, आप दूसरी जॉब क्यों नहीं ट्राई कर लेते? सुचित्रा, बुरा वक्त आता है, लेकिन ऐसे डर के क्या जीना। भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लाइफ फिर से बन जाएगी। कुछ बताओगे चल क्या रहा है? आप ठीक नहीं लग रहे हो। आपने खाना भी तो नहीं खाया आज। कुछ नहीं, बस भूख नहीं है। बस अब बहुत हो गया यार, मैं और नहीं झेल सकता। यार समझने की कोशिश कर, बहुत मुश्किल में हूँ यार। तो मैं क्या करूं यार, मैंने थोड़ी बोला था इतना लोन उठाने को। तू गाड़ी में घूमता है, टेंशन मेरे को। ये सब गलत है बॉस। यार मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, फिलहाल मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं। ये सब जाके तू बैंक को बता, तू तो फोन उठाता नहीं है, तेरे पीछे वो लोग मुझे परेशान करते हैं। अगर मेरे पास कोई रिकवरी एजेंट आया तो सुन ले तू, मैं तेरी सीधी कंप्लेन कर दूंगा। सॉरी यार रोहन, बहुत परेशान हूँ यार मैं। तेरा अपना फैला हुआ है तो खुद समेट।
क्या शिंदे, भूल गया क्या? 4 महीने से न तू आया न तेरी किश्त। सुरेश भाई थोड़ा लेट हो गया, अब ऐसा नहीं था। मैंने पहले ही बात साफ कर दी थी, मैं बैंक नहीं हूँ और अपना काम धंधा छोड़ के तेरे चक्कर नहीं लगा सकता। मैं शराफत से बोल रहा हूँ, 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ, पैसा नहीं आया तो शराफत छोड़ दूंगा। क्या हुआ बेटा? ये कौन चिल्ला रहा है? कोई नहीं माँ, वो मेरे दोस्त थे। मिस्टर विनायक, आपका ट्रैक रिकॉर्ड तो अच्छा है, लेकिन ये 3 साल आप क्या कर रहे थे? सर वो मैंने काम से ब्रेक लिया था। ब्रेक हायर स्टडीज़ के लिए या कुछ और? सर कुछ और ट्राई कर रहा था। जैसे कि? सर अपना काम करने की कोशिश कर रहा था। कैसा काम? सर छोटा सा बिजनेस था मेरा। मिस्टर विनायक, साफ साफ बताइए, आप क्या पिछले जॉब के क्लाइंट्स लेकर खुद का काम शुरू कर रहे थे? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर आप बताइए ना कि क्या कर रहे थे इस ब्रेक में? अब तक 6 इंटरव्यू दे चुका हूँ। जहाँ जाता हूँ मुझसे लोग यही पूछते हैं कि मैंने 3 साल किया क्या, क्या जवाब दूँ उनको। और वैसे भी वो जो ऑफर कर रहे हैं वो पिछली जॉब से बहुत कम है, और मेरे इस 3 साल के ब्रेक से मेरे एक्सपीरियंस में फ़र्क पड़ा है। एक हफ्ता हो गया, पैसा कहाँ है? सुरेश बाबू, मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ, जैसे ही मिल जाएगी मैं आपके पूरे पैसे दे दूंगा। तू जब तक चाहे नौकरी ढूंढ, मुझे मेरे पैसे चाहिए अभी। पैसे नहीं है तो गाड़ी की चाबी दे। चल चाबी। कब सुरेश भाई? चाबी दे। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं माँ। मेरे 2.25 लाख रुपए दे दे और गाड़ी ले जा। वैसे भी मुझे गाड़ी का शौक नहीं है, लेकिन अगर सोमवार तक पैसे नहीं आए तो मैं आऊँगा वापस। मेरी माँ है, बीवी है, बच्ची है, याद रख। ऐसा कुछ कर सकता हूँ उनके साथ कि तुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, समझे? इसलिए पैसे जल्दी लौटा देना। क्या हुआ बेटा? तू कुछ बताता भी तो नहीं है, ये क्या हो रहा है? बोल बेटा। पापा, हमारी कार कहाँ गई? क्या हुआ? हमारी कार कहाँ गई? वो बेटा मैंने गराज में भेजी है, कार में कुछ प्रॉब्लम हो गई। ओके पापा। दादी भूख लगी है, खाना दो ना। जी विनायक घर पे है? आप कौन? पैसा नहीं मिलेगा तो मैं वो करेगा जो तू देख नहीं पाएगा। भाव में दे देगा आपका पैसा। भाव 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 भाव। विनायक, क्या हो गया आपको? तबीयत ठीक नहीं है आपकी? हाँ, शाम को ही सो गए आप। विनायक, सब ठीक है ना?
क्या हुआ, क्या कहना है? पता नहीं सर, इसने मुझे फ़ोन किया, बहुत घबराया हुआ था। मैं इसे पिक करने गया तो बोला पुलिस स्टेशन जाना है। उसे पूछ रहा हूँ क्या हुआ, और कुछ बोल ही नहीं रहा। ठीक तो हो ना तुम? मैंने अपने घर वालों को मारने के बाद खुद को मारना चाहा, पर हिम्मत ही नहीं कर पाया खुद की जान लेने। पागल हो गया क्या ये? क्या बोले जा रहा है ये? मैंने अपनी बेटी, अपनी माँ और पत्नी को मार डाला, और जब अपनी जान लेने की बारी आई तो हिम्मत ही नहीं हुई अपने आप को मारने की। ये तूने क्या किया विनायक? सबकी डेड बॉडी मेरे घर के ड्राइंग रूम में। यस सर। सर अभी तो मंदी चल रही है मार्केट में, आपको तो पता है ना मार्केट का। आज नीचे है तो कल ऊपर उठेगा। हाँ सर, मैंने गाड़ी उठाई थी उसकी और धमकाया भी था उसको, लेकिन सर ये मेरा काम है। उसने लोन लिया था और चुका नहीं रहा था। मैं भी क्या करता, कब तक प्यार से बात करता मैं उससे। और तुम्हारी इस धमकी से घबराकर उसने अपने सारे घर वालों को मार डाला। जब लोन लेते तब घर वाले याद नहीं आते। मैं भी क्या करता, पैसे तो वसूल लेते उससे। मेरे भी तो अपने घर वाले हैं ना सर। कोई धीरेन्द्र राय जाए सर, 3 गोली लगी है। हाँ ले गए ऑपरेशन थिएटर। हाँ जी सर। हाँ सर, ये धीरेन्द्र राजा की पत्नी है, छाया राजा। मिसेस सहेजा, आपको कुछ आइडिया है कि आपके हस्बैंड पर गोलियां किसने चलाई होंगी? सर मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो अब तक उनसे मिल भी नहीं पाई हूँ, अंदर है वो। इन्होंने ही फ़ोन किया था मुझे कि गोली लगी है, हॉस्पिटल जा रहा हूँ। हॉस्पिटल क्यों जा रहे हो तुम? आपका कहने का मतलब है कि गोलियां लगने के बावजूद आपके हस्बैंड खुद ड्राइव करके यहाँ तक आए? सर इसके अलावा तो मुझे कुछ भी नहीं पता। सिस्टर, पेशेंट कैसे? अभी कुछ कहना मुश्किल है, एक गोली तो हमने निकाल दी है। एक्सक्यूज मी, मुझे ब्लड लेने जाना। धीरेन्द्र रहेजा के साथ क्या हुआ था ये तो तभी पता चल सकता था अगर वो बच जाता है। किसने उसे गोली मारी, कहां मारी और क्यों मारी। लेकिन इस मामले के साथ ही शूट आउट का एक सिलसिला शुरू हो गया, एक के बाद एक, जिसने पुलिस फोर्स को झकझोर कर रख दिया। डॉक्टर साहब कैसे हैं वो? उनकी हालत अभी स्टेबल है, हमने सारी गोलियां निकाल दी हैं। क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ सर? हमें भी उनसे कुछ बात करनी है। देखिए आधे घंटे के बाद हम उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर देंगे, उसके बाद आप लोग मिल सकते हैं। एक्सक्यूज मी। आपका कहना है कि 3 गोलियां लगने के बावजूद आप खुद ड्राइव करके हॉस्पिटल तक पहुंचे। आसपास मदद के लिए कोई नहीं था। ऐसा नहीं करता तो शायद वहीं मर जाता। कहाँ हुआ था ये? पीडी क्लब में। पीडी क्लब? पास में ही है, कोई 15 मिनट की दूरी। एग्जैक्टली क्या हुआ? वहाँ मेरी एक क्लाइंट मीटिंग थी। मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में मार्केटिंग हेड हूँ। मैंने करीब 9:30 बजे के आसपास अपनी मीटिंग फिनिश की।
और फिर पार्किंग में अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगा था। एक्सक्यूज मी, ये एलएनसी हॉस्पिटल कहाँ पड़ेगा भाई साहब? एलएनसी, आप यहाँ से बाहर निकलिए, राइट लीजिएगा, 2 सिग्नल के बाद लेफ्ट लेंगे, 10 मिनट में आप एलएनसी हॉस्पिटल पहुँच जाएंगे। थैंक यू। ओके। भाई साहब, ये एलएनसी हॉस्पिटल कैसे जाए? यहाँ से बाहर निकलिएगा, राइट लीजिएगा, फिर 2 सिग्नल के बाद लेफ्ट ले लीजिएगा, 10 मिनट में आप एलएनसी पहुँच जाएंगे। भाई साहब, मुझे एलएनसी हॉस्पिटल जाना है, क्या आप रास्ता बता देंगे? क्यों भाई, सबको एलएनसी हॉस्पिटल ही जाना है क्या? सबको नहीं, सिर्फ तुम्हें जाना। अरे हेल्प! हेल्प! पकड़ो, वहां पकड़ो! अरे पकड़ो! और फिर खुद ही गाड़ी चलाकर यहाँ तक पहुंचा। रास्ते से ही वाइफ को फोन किया। कौन थे वो चालक? कुछ पता नहीं कौन थे। पहले तो मुझे लगा कि वो वाकई में पता पूछ रहे, लेकिन जब तीनों ने एक ही सवाल पूछा तो मुझे कुछ गड़बड़ लगी। सब एलएनसी हॉस्पिटल का ही पता क्यों पूछ रहे। मिस्टर रहेजा, इससे पहले कभी आपको कोई धमकी मिली थी? कोई एक्सटॉर्शन थ्रेट? नहीं सर, मैं एक ऑर्डिनरी वर्किंग मैन हूँ, किसी से कोई दुश्मनी नहीं। कहाँ से आए थे, क्यों आए थे, कौन थे, कुछ पता नहीं है सर। आप उनका हुलिया बयान कर सकते हैं, हमें स्केचेस बनवाने हैं। मैं ज़्यादा कुछ बयान नहीं कर पाऊंगा। उस तरह सा देखा था और फिर गोली लग गई। इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि सबकी उम्र 25 से 30 के आस रही होगी। एक्सक्यूज मी, पेशेंट को भी आराम की ज़रूरत है, आप लोग प्लीज़ बाहर जाइए। हमने कोई सफाई या छेड़छाड़ नहीं की, सब कुछ वैसा ही है, क्योंकि हमें पता था इन्वेस्टिगेशन होगी। आपके क्लब में सिक्योरिटी है? साहब, मेरी ड्यूटी मेन गेट पे थी, ये सब इधर हुआ। जब मैंने गोलियों की आवाज़ सुनी तो इधर आया और उन्हें मोटरसाइकिल पर भागते हुए देखा। हालांकि वो चारों मेरे सामने से निकले, पर मैं उन्हें ठीक से देख नहीं पाया। मोटरसाइकिल बिल्कुल मेरे सामने से निकल गई। जब वो क्लब में अंदर आए होंगे तब तो देखा होगा उन्हें? नहीं साहब, मैंने उन्हें आते हुए नहीं देखा। आपके यहाँ सर्विलेंस कैमरा लगे? अंदर इंस्टॉल हो गए हैं, लेकिन बाहर अभी बाकी है। एक भी सुराग नहीं। इस तरह से शूटर्स को पहचानना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चीयर्स, काम हो गया है? एकदम सही जगह पे लगा निशाना, मस्त। चलो, दूसरे निशाने का टाइम आ गया। मंथन अग्रवाल, आई एम द HR मैनेजर। देखिए सर, मैं गारंटी से कह सकता हूँ धीरेन रहेजा से कंपनी में किसी की भी कोई दुश्मनी या आपसी अनबन नहीं है। उन्हें ना कोई थ्रेट थी, ना ही फ्रौती के लिए कॉल आया। कोई तो वजह होगी ना कि उन्हें टारगेट बनाया गया। कभी कंपनी में किसी से झगड़ा हुआ हो? हमारी एक बहुत रिप्यूटेड कंपनी है सर, हमारे हर एम्प्लॉय को एक अच्छे खासे बैकग्राउंड चेक के बाद रखा जाता है। धीरेन एक बहुत अच्छी पोस्ट में है, सब लोग उनकी बहुत इज्जत करते हैं। कंपनी में किसी से कोई भी दुश्मनी का ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता कि उन पर जानलेवा हमला किया जा सके। जान जाते जाते बची है उनकी। आई नो सर, बट मेरी समझ से बाहर है ये। क्यों 4 आदमी बिना किसी वजह, बिना किसी मकसद के किसी आदमी पर 3 गोलियां डालते? सर, मैं इन्फॉर्मर्स को एक्टिव करता हूँ, हो सकता है किसी गैंग का हाथ। लेकिन क्यों हमला किया? क्यों? सवाल ये। हाँ बेटा हाँ, तुम्हारी माँ ठीक है, अरे वो सो रही है। तुम चिंता मत करो और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। मैं हूं ना यहाँ पे। हाँ हाँ, मैं रिसेप्शन पे सो जाऊंगा। अरे हाँ बेटा हाँ, मैंने डिनर ले लिया है, ठीक है।
ओके। चल चल चल, कोई आए उससे पहले भागना होगा। वेट चल 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 चल। पापा क्या हुआ? आप बोलो कुछ। अब क्या हुआ? कुछ बोलो तो सही। हेलो सर, फिर से फायरिंग हुई है। कहाँ? एलएनसी हॉस्पिटल के बाहर एक 55 साल के नागेश यादव को गोली मारी गई। वो बच गया साहब, अभी कहाँ है? आईसीयू 2 में। और वैसे सर गोलियां निकालनी थी। बेटा, अपनी अम्मा को कुछ मत बताना। ओके पापा। नागेश यादव जी, मेरी माँ अस्पताल में है सर, और मेरे डिपार्टमेंटल एग्जाम चल रहे हैं अभी, तो इसलिए पापा ही माँ की देखभाल करते हैं। आप पर गोलियां किसने चलाई? मालूम नहीं सर, मैं अपने बेटे से फोन पे बात कर रहा था, अपनी कार के पास पहुंचा ही था कि अचानक किसी ने फायरिंग शुरू कर दी। मैं नीचे गिर पड़ा, मैं उन लोगों को देख नहीं पाया सर। ये जो फायरिंग आपके ऊपर की गई, ये हॉस्पिटल के मेन गेट के अंदर से की गई या फिर बाहर से? पता नहीं सर, मैंने सिर्फ बाइक्स की आवाज सुनी। पापा को याद ही नहीं उन लोगों ने कहां से फायर किया। सर वो यहाँ पर पड़े हुए थे और उनका मोबाइल वहाँ पर। उन्होंने कहा कि वो लोग बाइक्स पर थे। सर उन्हें गोलियां चलने के बाद बाइक्स की आवाज सुनाई दी थी। तुम्हारे पिताजी को किसी ने कोई धमकी दी थी? उन्हें कोई क्यों धमकी देगा? मेरे पापा इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं, उनकी किसी के साथ क्या दुश्मनी होगी? फिर भी कुछ लोग तो थे जिन्होंने गोलियां चलाई। क्या? धीरेन को लगी हुई 3 बुलेट्स हैं और नागेश को लगी हुई 2। और सबकी सब सेम है? सर सेम गैंग के 4 लोग भी। धीरेन से उन्होंने एलएनसी हॉस्पिटल का रास्ता पूछा और नागेश को एलएनसी हॉस्पिटल के ठीक सामने गोली मार दी। इनके बीच कोई कनेक्शन तो नहीं? कनेक्शन? आप कहना क्या चाह रहे हैं? इन दोनों शूटआउट्स के बीच एलएनसी हॉस्पिटल कॉमन। पहले शूट किया गया, फिर उनको हॉस्पिटल लेकर आए। जाहिर सी बात है कि किसी भी घायल को हॉस्पिटल ही लेकर आया जाता है, और एलएनसी इस एरिया का सबसे फेमस हॉस्पिटल है, इसलिए उनको यहाँ लेकर आए। ये हो क्या रहा है? चक्कर क्या है? ये कोई रैंडम शूट आउट है या फिर? सर ये कोई गहरा राज लगता है जो अभी तक सामने नहीं आया। कहीं ना कोई सुराग मिलना तो चाहिए। क्यों मुस्कुरा रहा है? हैं? क्यों मुस्कुरा रहा है? सॉरी सर। हाँ, सॉरी बोलना अच्छी बात है। चल फुट यहां से, फुट। आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। चल। जी जी साहब, सलाम। क्या है? क्या कर रहे हो? खुद से ही बातें कर रहे हो? चल जा, अंदर जा। क्या हो क्या गया है तुम्हें? जब तुझे बोल रहा हूं अंदर जाके सो जा, बात क्यों नहीं सुनती मेरी? जानती नहीं मुझे? जा। साला दहशत मचा के रखी है। बाइक पे आते हैं, धाए गोली बरसाते और निकल लेते हैं। हमने तो सुना है भाई, जो सामने पड़े ये उसी को गोली मार देते। अरे जीना मुश्किल हो गया है, पुलिस के हत्थे भी कुछ नहीं चल रहा। निशाने पे लग रही है गोली, फटे गई है सब। अरे हाँ रेखा, हाँ संभाल कर आऊंगा। अब उनके डर से मैं काम करना छोड़ तो नहीं सकता ना। मैंने न्यूज़ में पढ़ा था, वो लोग ऐवी गोली चला देते हैं।
किसी को भी गोली मार रहे हैं। हाँ, अगली गोली मुझे ही लगने वाली है। देखो मुझे जाने दो। अब गोली लगने से पहले जितना काम कर सकता हूँ उतना तो करने दो। शुभ शुभ बोलिए, वरना मैं पूरे दिन डरती रहूंगी। देखो मुझे कुछ नहीं होगा, और वैसे भी पुलिस आज उन्हें पकड़ने वाली है। तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो। हम एकदम अंधेरे में हैं और पूरा शहर दहशत में। सर, इन लोगों को पकड़ने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी, पर अभी तक कोई सुराग हमारे हाथ में नहीं। सिर्फ इस्तेमाल की गई गोलियां ये इशारा करती है कि ये सेम लोगों का काम है। इनमें से एक गैंग जरूर इसमें शामिल है। सर, हम चौधरी गैंग और जोगराज गैंग पर जांच कर रहे हैं। जितना जल्दी हो सके पकड़ो उन हत्यारों को। जब तक ये राज बना रहेगा शहर में डर बढ़ता रहेगा और हम पर उंगलियां उठती रहेंगी। बार बार यही सुनने को मिलेगा कि पुलिस हाथ पर हाथ धरे निठल्ली बैठी। निरंजन चौधरी पिछले 3 महीने से जेल में ही है, लेकिन चौधरी का गैंग तो काम कर ही रहा होगा ना। चौधरी, एक सच बताना, ये जो शूट आउट्स हो रहे हैं ये तेरे गैंग की करतूत है? साहब जी, ना कोई धमकी ना फिरौती, धेला भी नहीं। हमारा गैंग ऐसे फालतू काम ना करता। जब पैसे ही नहीं तो गोली क्यों कर बर्बाद करें। तो फिर क्या ये जोगराज गैंग का काम? मन नहीं लगता साहब जी, कोई पेशेवर बिन पैसे के गोली क्यों चलाएगा। बेमतलब गोलीबारी। क्या ये गोलीबारी सही में बेमतलब हो रही थी, बिना किसी वजह के हो रही थी? पुलिस इसका सुराग ढूंढने में एड़ी चोटी एक कर चुकी थी, लेकिन कुछ भी सामने नहीं आ रहा था। एक सिरा भी हाथ नहीं लग रहा था जो शूटआउट्स के मकसद तक पहुंचा सके, और शूटआउट्स रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। रुक ना। इस रघुवीर नारंग की बीवी नीलिमा बाहर खड़ी है। उसने एक वीक पहले कंप्लेंट दर्ज कराई थी। इनके भाई रमेश और विजय के साथ इनका पुश्तैनी जमीन को लेकर कोई झगड़ा चल रहा है। फिर से उन्हीं 4 हत्यारों का काम। निशात नाम का एक दुकानदार है जो इनकी डेड बॉडी को यहाँ लेकर आया। मैंने तो हफ्तों पहले कहा था कि मेरे देवर इनकी जान लेना चाहते हैं, लेकिन आप लोगों ने कुछ नहीं किया। मैं गया था सर, और मैंने विजय और रमेश को वार्न भी किया था कि रघुवीर जी से दूर रहें। फिर भी तो उन्होंने इनकी जान ले ली। मैंने ठीक से देखा नहीं सर, वो लोग मोटरसाइकिल पर थे। 2 मोटरसाइकिल? जी साहब। इन दोनों मोटरसाइकिल का रजिस्ट्रेशन नंबर देख पाए थे आप? नहीं सर, काफ़ी दूर थे वो। जब गोलियों की आवाज़ सुनकर मैं वहाँ पहुँचा तब वो निकल रहे थे, लेकिन मोटरसाइकिल वाले रमेश और विजय नहीं थे। ये पक्की बात है, उन्हें मैं जानता हूँ सर। लेकिन उन्होंने ही मेरे पति की जान ली है। विक्रम जी, इन दोनों भाइयों को हिरासत में लो। इनसे हमें जरूर कोई ना कोई लीड मिलेगी। साहब हमने क्या किया साहब? बड़ा साहब, हमारे भाई के मर्डर से हमारा कोई लेना देना नहीं साहब। हम मानते हैं साहब कि पिताजी की ज़मीन को लेकर हमारे बीच झगड़ा चल रहा था, लेकिन इसके लिए हम उनकी जान कभी नहीं लेंगे साहब। क्यों? दूध के धुले हुए हो तुम दोनों? अब ज़मीन के हिस्से की बात थी। रघुवीर चाहता था कि इसको ज़्यादा हिस्सा मिले, क्योंकि ज़मीन खरीदते वक्त उसने बाबूजी को उसके पूरे पैसे दिए थे, और जबकि हमारा कहना था कि ज़मीन का बंटवारा बराबर हो। साहब, उसे मार के हमें क्या मिलेगा साहब? हाँ साहब, रघुवीर भाई के न रहने से ज़मीन तो उनके बेटे के हिस्से जाएगी। लड़ाई तो वहीं की वहीं रही ना साहब। इसीलिए तो तुम दोनों ने उन्हें मारने का प्लान बनाया। पहले बाप को मारा और अब बेटे को मारने वाले थे। नहीं साहब। बोलो, किसको दी थी तुमने सुपारी? बोलो। साहब, हम खेत मजदूर है साहब, हम किसी को सुपारी देकर मारने वाला काम नहीं कर सकते साहब। साहब, 2 रोटी कमाकर किसी तरीके से पेट पालते, अब ऐसे में पैसे देकर अपने भाई को मरवाने के बारे में सोच भी नहीं सकते साहब। तोड़ो इन दोनों को, जब तक ये पता नहीं दें कि किसको इन्होंने सुपारी दी। सर, आपको लगता है ये भाड़े के हत्यारों का काम है? हो सकता है धीरेन और नागेश को मरवाने के लिए भी किसी ने पैसे दिए। कोई तो वजह है जिसे धीरेन और नागेश समझ नहीं पा रहे, कोई लीड नहीं दे पा रहे, कोई फ्रोती नहीं।
कोई धमकी नहीं, कुछ नहीं। कोई तो है जिसने इन चारों को पैसे दिए हैं इस काम के लिए। सर हमें धीरेन और नागेश से एक बार और बात करनी चाहिए। तुम इतनी रात को? पता चला तेरे बाबूजी पटना गए, इसलिए मैं आ गया। तुम भी क्या है ना? अब क्या सब दरवाजे पे ही पूछेगी? चल ना अंदर चल चल। बलराज, मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। तुमने पी रखी है। पर मुझे तो अच्छा लगता है ना विनीता। हैं? तुम ऐसे यहाँ कभी मत आया करो बलराज। क्या क्या बोली तू? क्या बोल रही है मेरी जान? थाने में शिकायत करेगी? मैं आऊँगा। जा करना शिकायत, जा करना। विनीता तू ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं। मुझ पर गोलियां कोई क्यों चलाएगा? इम्पॉसिबल। मेरी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं। मिस्टर रहेजा, 3 लोग आपके पास आते हैं और तीनों ही आपसे एलएनसी हॉस्पिटल का रास्ता पूछते हैं। फिर उसमें से एक आपसे कहता है कि आपको एलएनसी हॉस्पिटल जाना है। सबको एलएनसी हॉस्पिटल ही जाना है क्या? सबको नहीं, सिर्फ तुम्हें जाना। सर मेरा कोई फैमिली डिस्प्यूट भी नहीं है, ऑफिस में कोई झगड़ा भी नहीं। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि कोई मुझ पर गोलियां क्यों चलाएगा। सलाम सर। साहब जितना हो सकता था सब खोल डाला। इसमें ना चौधरी गैंग का हाथ है ना जोगराज गैंग का। कोई और गैंग हो सकता है जिसका अभी हमें पता ना हो। साहब ऐसा होता तो 2 सेकंड में बात फैल जाती। वैसे अजीब बात है कि बेवजह लोगों को गोली मारी जा रही है। कौन हो सकता है? साहब सारे के सारे पंटर को हिरासत में ले लीजिए आप। अगर शूट आउट रुक गया तो समझिए उनमें से कोई है। जी नहीं सर, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। मुझे नहीं लगता कि कोई मुझे मारने की सुपारी देगा। कोई पुरानी दुश्मनी? ठीक से याद करिए। या अभी हाल ही में किसी के साथ कोई अनबन हुई? नहीं सर। आपके काम करने की जगह पर आपका किसी के साथ कोई झगड़ा जिसकी वजह से कोई आपकी फैमिली को निशाना बनाए? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। साहब मेरी बच्चों की कसम साहब ने कुछ नहीं किया साहब। हम सच कहते थे, हमने किसी को सुपारी नहीं दिया साहब। एक बार फिर से सोच लो। अगर झूठ बोला ना तो इधर ही नरक के दर्शन करा दूंगा। साहब हम सच कह रहे हैं साहब, आप हमारी बात करें साहब। सर हर हिस्ट्री शीटर से, हर मर्डर की कोशिश करने वाले से, गोली बेचने वाले तक से पूछताछ कर। किसी को भी अंदाजा नहीं है कि शूटर कौन हो सकता। तो फिर ये है कौन? आप काम पे जाना कब शुरू कर रहे हो? घर चल रहा है ना? अच्छे से चल रहा है ना? आप रोज रात कहाँ निकल जाते हो? काम पे। किस काम पे? एक सवाल का जवाब दे दिया तो सवालों की झड़ी लगा दी तूने। आप कहीं फिर से उस औरत के चक्कर में तो नहीं पड़ गए? बंद रख अपना जुबान, ठीक है ना? फालतू के सवाल मत कर मुझसे। चल अंदर जा। साला चैन से घर में चाय भी पीने को नहीं मिलता है। लगता है भाभी जी को पता चल गया। अब भी तेरा वहाँ पे लफड़ा चालू है। अरे नहीं बे, अगर भाभी जी को पता चल जाता ना तो बलराज को घर पे ही गोली मार देती। पता चले तो चले, क्या फर्क पड़ता है? और सुन, हम उनमें से नहीं है जिनकी अपनी बीवी से फटती हो। रुको।
गाड़ी पीछे लो। नमस्ते सर। सब ठीक ठाक है? जी हाँ सर, सब ठीक। बीवी बच्चे कैसे हैं? वो भी ठीक है सर। रख लो। सलाम सर। चलो। आज रात को कुछ करना है। सर हमने हर तरफ से जांच की है, लेकिन इन तीनों शूटआउट्स के बीच कोई कनेक्शन नजर नहीं आ रहा। बस एक है, तीनों के तीनों विक्टिम्स को एलएनसी हॉस्पिटल ले जाया गया था। क्योंकि घायलों को अस्पताल ले जाना होता है और एलएनसी हॉस्पिटल शहर का टॉप हॉस्पिटल। 3 शूटआउट्स, 2 लोग बचे, 1 मरा और हत्यारों का अभी तक कोई सुराग नहीं। यार भाड़े पर लिए गए हो ऐसा लगता तो नहीं है सर? समझ में नहीं आ रहा। ना कोई धमकी, ना कोई फिरौती। तो क्या हमारे सामने ऐसे शूटआउट्स हैं जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं? ये क्या किसी साइकोपैथ या दिमागी तौर पर बीमार आदमी का काम है? सर मैं कई लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, कुछ पुराने साइकोपैथ केसेस भी देख रहा हूँ, शायद कोई कड़ी मिल जाए। जल्दी करो, हमें ये केस जल्दी सुलझाना है। इससे पहले किसी पर जानलेवा हमला हो, कोई अपनी जान से हाथ धो बैठे। बस। गुलशन बोल रहा है 1.25 लाख रुपए। तुमने हिसाब लगाया था ना, 2.25 लाख रुपए बन रहा था। हाँ विक्रम, मैंने हिसाब लगाया था। मैंने वहाँ 1.5 साल काम किया है। अगर सारे इंसेंटिव जोड़ो तो 2.25 लाख ही बनता है। तो ठीक है ना, उसे 2.25 लाख ही देने होंगे। सिर्फ 1.25 लाख देने बनते हैं मुझे। ये देखिए पेपर। अच्छा, तो आपने हिसाब किताब अपने हिसाब से बनाया? यही मैंने देने का वादा किया था। गुलशन जी, इस पे मैंने अग्री नहीं किया था। मुझे तभी अपना रिटर्न अग्रीमेंट बनवाना चाहिए था। देखिए, आप मेरी वाइफ के साथ चीटिंग कर रहे हैं। ये बिल्कुल कोई चीटिंग नहीं है, इतना ही बकाया बनता है इनका। ये आपको चाहिए तो मैं भी दे देता हूँ, मैटर यहीं खत्म कर। अच्छा, तो आप हमें धमकी दे रहे हैं? लेना तो लीजिए, नहीं तो जाइए। जी नहीं, मैं वाजिब बात कर रहा हूँ। धमकी तो उल्टे आप लोग दे रहे हैं मुझे। साहब, फैक्ट्री के बाहर गोली चली है। किसी एसयूवी गाड़ी के ड्राइवर को गोली लगी है। मेरा ड्राइवर कपिल? जी साहब, शायद। सर, 2 और शूटआउट्स हुए, एक फैक्ट्री के बाहर और एक बाईपास रोड। विक्टिम्स कहाँ पर हैं? एलएनसी हॉस्पिटल। जी, मैंने उन लोगों को नहीं देखा, लेकिन शायद वो 2 लोग थे। क्या वो बाइक पे भागे थे? पता नहीं, मैंने उन्हें भागते हुए नहीं देखा। जब उन्होंने मुझे गोली मारी तो मैं बाइक पे था, मैं उन्हें देख नहीं पाया। लेकिन आपने बताया कि 2 लोग थे। हाँ साहब, जब उन्होंने मेरा बैग खींचा तो मेरी उनसे इज्जत नहीं हुई थी। उन्होंने मुझे लात मारी और बैग लेकर भाग गए। बैग में क्या था? 12 लाख रुपए थे साहब, गजेंद्र जी को देने जा रहा था। मेरे सेठ पवन जी के पैसे हमेशा मैं ही देने जाता हूँ।
इतने सारे पैसे तुम अकेले लेकर जा रहे थे, इस बात की और किस किस को खबर थी? गजेंद्र जी और पवन जी के अलावा और कोई नहीं। सर ये उसी गुलशन मिश्रा का काम लगता है। सर हम तो उससे अपना बकाया लेने गए थे जो कि 2.25 लाख बनता है। उसने कहा कि सिर्फ 1.25 लाख है। सर मेरी वाइफ सोनिया उसके यहाँ मार्केटिंग का जॉब करती थी, जॉब इसने छोड़ दी थी सर। सर इसका इंसेंटिव इकट्ठा हुआ था जो इतने दिन काम करके बना था। ठीक है, लेकिन इसके लिए वो आपके ड्राइवर कपिल को क्यों मारेगा? सर उसने मारना हमें ही चाहा होगा, लेकिन हम अंदर थे। सर ये शूटर को पता नहीं होगा और गलती से उसने हमारे ड्राइवर को गोली मार दी। सर पवन भाई और हमारा तो सालों का लेन देन है। जी साहब, गजेंद्र भाई और मेरे अलावा किसी को खबर नहीं थी कि पैसा आज रात डिलीवर होना है। लेकिन आज रात आपके डिलीवरी मैन को गोली मारी गई। हम ऐसा नहीं करवाएं। 12 लाख के वास्ते इतने सालों का व्यवहार खराब नहीं करेंगे। आपका ये डिलीवरी मैन रवि, कहीं ये तो कोई चाल नहीं चल रहा? हो सकता है यही डबल गेम खेल रहा हो। पहले लूट का नाटक करके अब विक्टिम का नाटक कर रहा हो। नहीं साहब नहीं, वो मेरे वहां 10 साल से काम कर रहा है। वो मेरे लड़के जैसा है, वो ऐसा नहीं करेगा साहब। साहब गोली लगी है उसको, वो मरते मरते बचा है, वो क्यों अपनी जान के साथ ऐसा तमाशा करेगा? सर मैं इसलिए अस्पताल नहीं गया क्योंकि मुझे अंदाज़ा था ये विक्रम और सोनिया ज़रूर मुझ पर उंगली उठाएंगे। तो क्या आप शामिल हैं इसमें? मैं फैक्ट्री चलाता हूँ, नामी बिजनेस है मेरा, शहर में इज्जत है मेरी। 50,000 के लिए क्यों मैं अपनी साख में बट्टा लगाऊंगा सर? बिल्कुल, आप क्यों अपनी इज्जत पर बट्टा लगाओगे? इसलिए तो आपने किराए के हथियारों को पैसा देकर उनसे अपना काम करवा लिया। सर मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा सर, भगवान कसम सर। सच कहूँ तो ये विक्रमजीत जरूर ऐसा कर सकता है। वो खुद अपने ड्राइवर को मरवा सकता है सर। मतलब? सर मैंने सुना है कि उसकी वाइफ का ड्राइवर के साथ अफेयर चल रहा था। उसे मेरी फैक्ट्री के आगे मरवा के विक्रम ने चाल चली होगी, हमारे झगड़े के आड़ में अपने खुन्नस निकाल दी और नाम मेरे मत्थे कर दिया। ये क्या बकवास है सर? मेरी वाइफ का और ड्राइवर का अफेयर? सर ये ड्राइवर मेरे पास 6 साल से काम करा था सर, ऐसा कुछ भी नहीं था सर। अगर वो ऐसा सोचता भी ना तो मैं उसे जान से मार देता। तो तुमने उसे खुद नहीं मारा लेकिन मरवा दिया? नहीं सर, वो मेरे पीठ पीछे ऐसा करने की हिम्मत भी नहीं करेगा सर। ये उस घटिया गुलशन की सोच है सर। सर वो खुद को बचाने के लिए ऐसी बेहुदा कहानियां बना रहा है। 5 शूटआउट्स, धीरेन रहेजा, नागेश यादव, कपिल कुमार और रवि गुप्ता बच गए। लेकिन इन शूटआउट्स का मकसद क्या था? इस गोलीबारी की गूंज में पूरा शहर भयभीत था और पुलिस अब भी लड़खड़ा रही थी क्योंकि उनके हाथ एक भी सुराग नहीं लगा था। सिर्फ रवि गुप्ता के मामले को छोड़कर बाकी किसी भी शूटआउट्स ना तो कहीं पैसा शामिल है और ना ही कोई दुश्मन। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई मकसद ना हो? सर मुकेश सर ने किसी साइकोपैथ की पॉसिबिलिटी की तरफ इशारा किया था। सर मैं कई लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, कुछ पुराने साइकोपैथ केसेस भी देख रहा हूँ, शायद कोई कड़ी मिल जाए। कहीं ये कुछ वैसा ही मामला तो नहीं है? ये सब की सब शूटिंग है, किलिंग नहीं। सब में गोलियां तो चली लेकिन सिवाय एक हादसे के किसी में कोई मौत नहीं हुई। ये सब के सब बुलेट्स एक टाइप के लोगों की तरफ इशारा कर रही हैं। मिस्टर मुकेश, सारे के सारे एलिमेंट्स चेक करो, क्या कॉमन है? हमें तो इन तमाम विक्टिम्स के बीच में कोई कॉमन लिंक नजर नहीं आ रहा। हो सकता है कि उस साइकोपाथ के लिए कुछ ऐसा हो जो कि कॉमन। आपका मतलब है कि हमें कुछ ऐसा कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है जो शायद उस साइकोपैथ को दिखाई दे रहा है? हाँ, एक कॉमन एलिमेंट। मंथन, यार तुम HR मैनेजर हो, क्या कोई है जिसने तुमसे मेरे खिलाफ कभी कोई कंप्लेंट की हो? नहीं धीरेन, कभी किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं की। मंथन, मैं और तुम इतने सालों से कंपनी में काम कर रहे हैं। I mean, तुम्हें मुझसे कभी कोई तकलीफ हुई हो? कैसी बातें कर रहे हो यार? लगता है पुलिस इन्वेस्टिगेशन से तुम्हारा दिमाग थोड़ा खराब हो गया है। खराब तो हो गया है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि कोई मुझे क्यों मारना चाहेगा। एनीवे, सॉरी यार, काफी काम पड़ा है।
सर अभी तो हमें यकीन होता जा रहा है कि ये ज़रूर किसी साइकोपैथ का काम। तुम्हारा मतलब ये चारों के चारों जो देखे गए दिमागी बीमार हैं, मतलब ये एक साइकोपैथिक गैंग है। हो सकता है सिर्फ इनका लीडर हो साइकोपैथ। या सर ये हो सकता है कि ये चारों के चारों किसी साइकोपैथ के प्यादे हो, किसी पागल की कठपुतली। क्या सर अभी तक हमें इन 5 शूटआउट्स में कोई कॉमन लिंक नहीं मिला है। तो ढूंढो नहीं, ढूंढो। हम इस तरह हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। इन पागलों को इस तरह गोलियां बरसाते रहने नहीं दे सकते। हमारी जवाबदेही, अगर इन्हें जल्द से जल्द नहीं पकड़ा गया तो बहुत से सवाल खड़े हो जाएंगे। सब हेलो, नमस्ते साहब, मैं बलराज बोल रहा हूँ। हाँ बोलो बलराज। साहब कब तक ऐसे घर में बैठा रहूँगा? देखता हूँ बलराज, देखता हूँ, मैं कुछ करता हूँ। जी साहब। हेलो, आप शूटर को ढूंढ रहे हो ना? कौन बोल रहा है? आप शूटर को ढूंढ रहे हो ना? हाँ लेकिन आप कौन बोल रही हैं? वो आप में से ही कोई एक है। हम में से कोई एक? जी हाँ, आप में से ही कोई एक, आप ही के जैसा। हाँ लेकिन आप, हेलो, विक्रम पता करो ये फोन कहां से आया, ट्रेस करो। सर हम में से कोई एक, मतलब क्या हुआ है? एक गुमनाम फोन कॉल कहती है कि हत्यारा हम ही में से कोई एक। हम में से कोई एक, तब कोई पुलिस वाला। सॉरी साहब, गलती हो गई साहब, देर हो गई। हाँ गलती तो की है तूने, तुझे क्या लगता है माफ कर दूंगा तुझे? हैं? सॉरी साहब, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा साहब। हाँ आइंदा ऐसा हो भी नहीं सकता है क्योंकि तुझे बर्खास्त किया जाता है। चल अपना थोपड़ा ले, फुट यहाँ से, फुट। जी साहब। मेरे साथ बदतमीजी करने की कोई हिम्मत भी नहीं कर सकता है, समझे? क्या हम में से कोई एक? इसका मतलब क्या है कि कोई पुलिस वाला इसमें शामिल है? सारा तो इसी तरफ है सर, लेकिन सर ये भी हो सकता है कि हमें भटकाने की कोई चाल हो, किसी को ये लग गया हो कि अब हम उस तक पहुंचने ही वाले हैं। जो भी हो, मामले की तह तक जाओ। तो सर वो अनजान कॉल एक पीसीओ से किया गया। कहाँ है वो पीसीओ? बेदनपुर के पास है। मूव।
एक कनेक्शन तो है। साहब मुझे बिल्कुल ख्याल नहीं आ रहा है। कोई 1:15 बजे की बात है, औरत नहीं साहब, मुझे तो बिल्कुल भी ख्याल नहीं आ रहा है कि कौन आया था, किसने फ़ोन किया था। मुझे कुछ भी याद आता है तो मैं आपको फ़ोन करके खबर करूँ। इतना खुले में तुम्हारा पीसीओ है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हें पता ना हुआ औरत कौन थी। साहब अगर मुझे कुछ पता होता तो मैं आपसे क्यों छिपाता। भगवान कसम साहब मुझे बिल्कुल याद नहीं है कि कौन आया, किसने फ़ोन किया। साहब मुझे कुछ भी याद आता है, मैं आपको फ़ोन करके खबर करूँ। इतने अच्छे लड़के देखे थे तेरे लिए, लेकिन न जाने क्यों तू इसी के चक्कर में पड़ गई। मुझे नहीं पता था कि बात यहाँ तक बढ़ जाएगी। वो मुझे छोड़ ही नहीं रहा। और पुलिस के पास भी नहीं जा सकते, वो फिर से अपनी पहुंच का इस्तेमाल करेगा। तो तुम्हारा कहना है कि तुम्हें एक कनेक्शन मिल गया है, लेकिन हमें एक अनजान कॉल आया था जिसमें बोला था कि हम में से ही कोई एक इसमें शामिल है। हम में से कोई मतलब? कोई पुलिस वाला? इसका तो ये मतलब हुआ ना, मतलब इन शूटआउट्स के पीछे कोई पुलिस वाला है। सर एसपी साहब ने ऑफिस बुलाया है। मुकेश सर को कोई कनेक्शन मिला है शूटआउट्स का। उम्मीद करता हूँ इस बार सुराग पुख्ता होगा। कजरी सुन, बहुत जल्दी ना मैं फिर से काम पे लग जाऊंगा। फिर देखना किसी की हिम्मत नहीं होगी मुझे बेइज्जत करने की। बोलिया, चलो अब अगला काम। धीरेन, नागेश, रघुबीर, कपिल और रवि, टोटल 5 शूटआउट्स। जख्मी हुए लेकिन बच गए। और इस केस में सर अब तक ना कोई धमकी मिली है और ना ही किसी फिरौती की मांग की गई। जैसा कि मैंने कहा था, ये किसी रेगुलर गैंग का काम नहीं लगता। लेकिन रवि गुप्ता के मामले में तो लूट भी हुई थी। वो एक्सेप्शन था। रवि और रघुबीर पैसे वाले नहीं थे, लेकिन बाकी सब लोग अमीर थे। लेकिन सर कपिल कुमार भी तो एक ड्राइवर है। जी, लेकिन अमीर लोगों का, विक्रमजीत और सोनिया का। इसमें कनेक्शन क्या है? सर धीरेन, जब उस पर हमला हुआ तो वो अपनी कार में था, एसयूवी। नागेश पर जब गोलियां चली तो वो अपनी कार के नजदीक था, वो भी थी एसयूवी। कपिल जो कि एक ड्राइवर है, उसके मालिकों के पास भी जो कार है वो भी है एसयूवी। अमीर लोग, लग्जरी कार्स। आपका इशारा किस तरह? कोई ऐसा आदमी है जो अपनी खुन्नस निकाल रहा है इन अमीर लोगों पे। लेकिन सर एसयूवी सिर्फ 3 शूटआउट्स में थी, ये तो कॉमन कनेक्शन नहीं हुआ। हाँ, और बाकी के तो रघुवीर और रवि इस कनेक्शन में कहीं फिट नहीं होता। शूटर्स ने जानबूझकर इन्वेस्टिगेशन को भटकाने की कोशिश की है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि किसी के दिमाग में ये बात घर कर गई है कि उसके साथ गलत हुआ है। वो अमीर लोगों पर, और ख़ास तौर पर उन अमीर लोगों पर जिनके पास लग्जरी कार है, अपना गुस्सा उतार रहा है। जी। मतलब ये किसी दिमागी तौर पर बीमार आदमी का काम है। सर सोचने वाली बात यह है कि क्या कोई डिस्टर्ब माइंड प्लान करके इन्वेस्टिगेशन को भटकाने के काबिल हो सकता है? हो सकता है। और वो जो फोन पर इशारा किया गया था कि हम में से ही एक है, मतलब कोई पुलिस वाला। मतलब कोई पुलिस वाला है जो अपना गुस्सा निकाल रहा है किसी चीज पर। हो सकता है, क्योंकि चौधरी और जोगराज गैंग में से किसी का भी इसमें हाथ नहीं है। मतलब इस हिसाब से कोई भी इनके निशाने पर हो सकता है बिना वजह। न जाने कितने लोगों के पास इस शहर में एसयूवी। इसी वजह से हम धीरेन रहेजा, नागेश यादव वगैरह के मामले में किसी मकसद को नहीं पहुंच पाए। ना कोई धमकी, ना किसी के साथ कोई दुश्मनी। रैंडम शूटआउट्स जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं। जी सर, कोई पुलिस वाला है जिसे लगता है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। अब हमें इसी दिशा में, इसी सुराग में अपनी जांच को आगे बढ़ाना होगा। और इससे पहले कि वो अगला हमला करे, हमें उसे तुरंत पकड़ना।
अब आके कब से हॉर्न बजा रहा हूँ, जल्दी नहीं आ सकता क्या? साहब थोड़ी आंख लग गई थी। चल 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 निकाल। साहब 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 इससे पहले कि वो अगला हमला करें हमें उन्हें पकड़ना होगा। विक्रम, सारे पुलिस थानों में खबर कर दो। किसी भी पुलिस वाले का एसयूवी कार से जुड़ा दूर दूर तक कोई भी मामला हो, मुझे यहां टेबल पर चाहिए। सर मुझे पूरा यकीन है कि ये पुलिस वाला बहुत ही नाराज और परेशान है किसी ऐसी बात से जो इसके साथ हुई। और सर इसका संबंध किसी एसयूवी या और कार से भी हो सकता है। और सर वो गिरीश वर्मा केस में हमें अभी तक कोई वजह, कोई दुश्मनी या धमकी का सुराग नहीं मिला। मेरे पति तो बहुत साधारण से आदमी थे। भगवान का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है। कभी किसी ने फिरौती की डिमांड नहीं की, कोई थ्रेट का कॉल नहीं आया। मैं सच में नहीं जानती कि हमारे साथ कोई ऐसा क्यों करना चाहेगा। मुझे नहीं पता। सर 19 शूटआउट्स हो चुके हैं। धीरेन रहेजा से ये सिलसिला शुरू हुआ था और अभी तक हमारे पास कोई सुराग नहीं है कि इसके पीछे है कौन। गैंग्स के इन्वॉल्व होने की सारी पॉसिबिलिटीज चेक कर चुका हूं। हाँ, सिर्फ जोगराज अभी भी पहुंच से बाहर है। जोगराज गैंग इसमें शामिल भले ही ना हो, लेकिन उसको इसकी कोई ना कोई खबर जरूर हो। सर जी, हमारे गैंग का काम ना है यो, मैं पहले कह चुका हूं आपसे। और ना ही मेरे गैंग के किसी बंदे को इस बात की कोई खबर है। चौधरी जोगराज कहाँ है इस वक्त? हमारा दुश्मन है जी वो। साफ सी बात है, मन्ने नहीं पता होगा उसका, और ना ही मेरे बंदे को उसका कोई अता पता है। और अगर होता तो मुझे बड़ी खुशी होती वो आपको बताते हुए। इतनी अंधाधुंध गोलीबारी के बावजूद भी पुलिस अब तक किसी मुजरिम तक नहीं पहुंच पाई थी। बलराज और उसका गैंग खुलेआम घूम रहा था और पुलिस की जांच के दायरे से अब भी वो बाहर था। अब पुलिस के सामने एक और जानकारी आई। क्या इस बार मिली जानकारी सही थी, किसी काम की थी? साहब, एक खबर है। क्या खबर? वो शूट आउट जिसमें लूट हुई थी। हाँ, रवि गुप्ता जो 12 लाख रुपए डिलीवर करने जा रहा था। साहब, वो काम मुन्ना सिंह और बिरजू सिंह ने किया था। जोगराज गैंग वाले मुन्ना और बिरजू? हाँ। कहाँ छुपे वो अभी? साहब, वेदनपुर के पास एक लॉज में। जोगराज कहाँ है? इतने शूटआउट्स करके कहाँ छिपा बैठा है वो? हमने लूट जरूर की है, लेकिन हमें पता नहीं ये गोलीबारी कौन कर रहा है। अब तक गोलीबारी की 19 वारदातें हो चुकी हैं। जोगराज करवा रहा है। हाँ साहब, आप जो 5 की बात कर रहे हैं वो एसयूवी वाली, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है साहब। और रघुबीर नारंग, वो गांव वाला जो मारा गया? नहीं साहब, वो हमने नहीं किया साहब। तो फिर कौन है इन शूटआउट्स के पीछे? हमें नहीं पता साहब। जोगराज कहाँ है? जोगराज वो कहाँ है वो, ये बोल। क्योंटे जंगल के एक उजाड़ घर में छुपा बैठा है। हाँ साहब, पिछली बार जब बात हुई थी तो वहीं पे था साहब।
नमस्ते साहब। साहब वो अंदर ही है। ठीक है, तू निकल। विक्रम, तुम 2 लोगों को लेकर उधर से चलो। सर, तुम दोनों मेरे साथ। विक्रम, कवर फायर करो। पांचों शूटआउट्स सलाम गैंग ने किए। इससे पहले कभी सुना नहीं इस गैंग के बारे में। विक्रम, सारे हिस्ट्री शीटर्स को राउंड अप करो। कोई ना कोई जरूर जानता होगा इस गैंग के बारे में। लो, पढ़ लो। मुन्ना और बिरजू लॉकअप में है। चौधरी और उसका पूरा गैंग भी लगभग अंदर है। अब हमें टक्कर देने वाला कोई नहीं है। नहीं साहब, मैंने कभी किसी सलाम गैंग के बारे में नहीं सुना। सलाम गैंग अपने इलाके के सारे हिस्ट्री शीटर्स को पकड़ लो। कोई ना कोई जरूर जानता होगा इस गैंग के बारे में। आगे से कान खुला रखूंगा साहब, लेकिन अभी तक कभी सुना नहीं इस गैंग के बारे में। जोगराज को उस गैंग के बारे में कैसे पता चला? बाकी किसी और को तो कुछ नहीं पता था। सर, उसने हम पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। बचाव में हमने भी उस पर गोली चलाई जो उसे लग गई। मुझे उसी वक्त लग गया था कि इसकी जान कभी भी जा सकती है, इसलिए मैं बार बार उससे पूछता रहा कि इन शूटआउट्स के पीछे कौन है। बस सर, वो इतना ही बोला कि सलाम गैंग। अजीब बात है। अच्छा, वो पुलिस वाले के शामिल होने की जो बात थी उसके बारे में कुछ पता चला? सर, मैंने हर थाने में एक सीक्रेट इंटरनल जांच के लिए बोला था, पर अभी तक कहीं से कोई खबर नहीं। नजर रखना। और हाँ, अगर ये किसी नए गैंग का काम है तो इसे पनपने से पहले ही हमें कुचलना होगा। राइट सर। हेलो, पंकज साहू। तेरे घर में एक बीवी और 2 बच्चे हैं। कौन बोल रहे हो? एक बीवी और 2 बच्चे हैं घर में। लेकिन तुम बोल कौन रहे हो? डर मत, अभी तक वो सही सलामत है। लेकिन तुम हो कौन? 25 लाख। 3 लोगों की कीमत कम ही लगा रहा हूँ। 25 लाख कोई ज्यादा मोटी रकम तो है नहीं तुम्हारे लिए। लेकिन पहले बताओ तुम हो कौन? 2 दिन का टाइम है तेरे पास, पैसे तैयार रख। कहाँ देना है वो बाद में बताऊंगा। सलाम। हेलो हेलो। क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ। पुलिस को इस गैंग के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन ये नया गैंग अपना काम शुरू कर चुका था। साथ ही साथ पुलिस उस अनजान कॉलर से मिली जानकारी उनमें से ही कोई एक की दिशा में भी काम कर रही थी।
अब इनमें से कौन सी लीड पुलिस को शहर में दहशत का नंगा नाच कर रहे अपराधियों तक ले जाएगी, ये तो वक्त ही बताने वाला था। पता चला तेरा बाप फिर से बाहर गया है। मुझे तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना बलराज। पर मुझे तो रखना है, और तू मेरी बात मानेगी। प्लीज अब मुझे और तकलीफ मत दो बलराज। अच्छा, मुझे तो लगा था कि मैं ही सिर्फ तकलीफ में हूं। क्या गलती थी मेरी? गलती क्या थी मेरी? हर कोई मुझसे छोटा है, समझ रही है ना तू? हर कोई मुझसे छोटा है। जब तक तुम लोगों को डराते नहीं हो ना, लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते। सब लोगों ने मेरी बेइज्जती की थी, सब लोगों ने मुझे नीचा दिखाया था, सबने। तुम पागल हो गए हो बलराज, दिमाग घूम गया है तुम्हारा। अरे पैदा होते वक्त सब बराबर होते हैं, कोई किसी के ऊपर नहीं होता। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। तू भी उन लोगों जैसी बात कर रही है? नीचा दिखाएगी मुझे, बेइज्जत करेगी मुझे? एक साल से मुझे शादी का झांसा दे रहा है, जबरदस्ती करता है मेरे साथ, बलात्कार करता है मेरा। सर, एक केस मेरे ध्यान में आया है। लगता है इससे हमें शूट आउट्स का कोई सुराग मिल जाए। सुन, मोहलत कम कर दे। अगर कल तक पैसे नहीं भिजवाए ना, तो उसे बोल दे, उसे और उसके परिवार वालों को इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। हाँ किशन बोल। साहब, एक बंदा है पंकज साहू, उसे फिरौती की धमकी मिली है। कौन है वो? वो किसी प्राइवेट कंपनी में अच्छी पोस्ट पे है। किसने दी है धमकी? सलाम गैंग। पंकज साहू, तेरे घर में एक बीवी और 2 बच्चे हैं। 25 लाख 3 लोगों की कीमत कम ही लगा रहा हूँ। 25 लाख कोई ज़्यादा मोटी रकम तो है नहीं तुम्हारे लिए। 2 दिन का वक्त दे रहा हूँ, पैसे तैयार रखना। कहाँ देना है वो बाद में बताऊँगा। सलाम। वो वहाँ उस टेबल पर बैठा हुआ था। कौन था वो? ये पता नहीं, पहली बार देखा था। उसने अपनी बात सलाम कह के ख़त्म की। साहब, किसने कॉल किया ये तो पता नहीं, लेकिन पंकज साहू कहाँ रहता है ये मालूम है। कहाँ रहता है? एड्रेस बोल। पंकज साहू जी। आज सुबह उसने फ़ोन करके बोला कि बैटरा नगर के पुराने पुल पर पैसे पहुंचा दो। सर, दोनों कॉल्स अलग अलग नंबर से किए गए। हम फिरौती लेकर जाएंगे। देखिए, मैं अपनी फैमिली को किसी भी रिस्क में नहीं डालना चाहता हूँ। भरोसा रखिए हम पर, कुछ नहीं होगा आपकी फैमिली को। हेलो सर, पीआई प्रहलाद त्रिवेदी बोल रहा हूँ, वैधनपुर थाने से। हाँ बोलो प्रहलाद। सर, आप ये बलराज धीर को जानते हैं?
सब लोग अपनी पोजीशन पर, कभी भी आ सकते हैं वो। ओके सर। हेलो बलराज, मैं सिन्हा बोल रहा हूँ। जी साहब, नमस्ते साहब। तुमसे मिलना है तुरंत। कहाँ साहब? मेरे ऑफिस में। आपके ऑफिस में? हाँ। क्या बात है साहब? तुम आओ तो सही, फिर बताता हूँ। पिछले 1 साल से मुझे शादी का झांसा दे रहा है, जबरदस्ती करता है मेरे साथ, बलात्कार करता है मेरा। बलराज, विनीता ने इल्जाम लगाया है कि तुमने इसका शारीरिक शोषण किया। क्या गलत बोल रही है साहब ये? साहब मैं सच बोल रही हूँ। जब भी मेरे पिताजी बाहर जाते हैं, ये घर में घुस आता है, जबरदस्ती करता है मेरे साथ। गलत इल्जाम लगा रही है साहब। मुझे ब्लैकमेल करना चाहती है एक पुलिस वाले को। सर ये अन्याय है। पहले तो पूरा डिपार्टमेंट मेरे खिलाफ हो गया, मुझे नौकरी से बर्खास्त कर दिया, अब मेरा वारंट भी निकाल दिया। देखो बलराज, पूरा डिपार्टमेंट तुम्हारी उल्टी सीधी हरकतें जानता है। दारू पीकर ड्यूटी पर आते हो तुम। हर साल तुम्हारी रिपोर्ट में तुम्हारे लिए खराब रिमार्क ही लिखे मिलते हैं। सर सब मिले हुए हैं, हर कोई मेरी मिट्टी पलीत करना चाहता है। साहब मुझे बेइज्जत करना चाहते हैं क्योंकि मैं उनसे ऊंची जात का हूं और नीची पोस्ट में हूं, इसलिए हर कोई मुझे बेइज्जत करता है। नीचे ऐसा कुछ नहीं है, ये सब तुम्हारी गलत फहमी है बलराज। तुम्हारा जिस औरत के साथ चक्कर था, क्या तुमने उससे शादी का वादा किया था? देख, मेरा दिमाग मत खराब कर। पहले से ही मेरा दिमाग बहुत खराब हो रखा है। पहले तो मेरा डिपार्टमेंट मुझे जेल भेजता है और बेल के लिए नाक रगड़वाता है। तू भी चालू हो गई है? तू भी उनसे मिली हुई है? तुम क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो और साथ ही साथ सबकी? मैं जिंदगी बर्बाद कर रहा हूँ? जानती है कैसा लगता है जब उन लोगों को एड़ियों मिला मिला कर सलाम ठोकने पड़ते हैं जो तुमसे छोटे लोग हैं, खून के घूंट पीने पड़ते हैं, इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। लेकिन देखना, एक दिन जरूर आएगा जब लोग मुझे भी सलाम ठोकेंगे। आ गए वो लोग, ब्लॉक करो उन्हें। पूरे 25 हैं? जी, आप चाहे तो गिन लीजिए। सर मैं अंदर आ सकता हूँ सर? कम इन। बलराज, वो विनीता ने तुम्हारे खिलाफ जो कंप्लेंट लिखाई थी वो वापस ले ली थी।
किया क्या था तुमने? उसे डराया धमकाया था? नहीं सर, वो कंप्लेन थी झूठी। नहीं सर, मुझ पर कोई दबाव नहीं है। विनीता, तुमने खुद कंप्लेंट दर्ज कराई थी और अब खुद उसे वापस ले रही हो। बलराज तुम्हें धमका रहा है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। बलराज, ये जो सारे शूट आउट्स हो रहे हैं तुम कर रहे हो, सही कहा ना मैंने? बलराज धीर साहब। बलराज धीर, कांस्टेबल बलराज धीर। हाँ साहब। बलराज धीर, तो हम में से कोई एक का मतलब ये था? बलराज को 4 महीने पहले ही सस्पेंड किया गया था सर। साहब मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था बुरी तरीके से। तुम अपनी हरकतों की वजह से फ्रस्ट्रेट हो गए थे। तुम कभी अच्छे पुलिस वाले नहीं थे बलराज। सस्पेंड किए जाने के बाद तुम्हें दोबारा इसलिए नौकरी पर लिया गया था कि तुम्हें सुधरने का चांस देना था, लेकिन तुमने सब चांस गवा दिए और अब तो हद हो गई। तुमने अपना गैंग बना लिया, गोलियां बरसाना तुम्हारा शौक बन गया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है साहब, किसी ने मेरी एक नहीं सुनी। मैं कहीं गलत था ही नहीं साहब। क्या बे साले, ध्यान से गाड़ी नहीं चला सकता है? भाई साहब मैं धीरे मोड़ रहा था, आप ही बीच में आ गए। अच्छा, बे ध्यान से गाड़ी चला रहा था। जानता है मैं कौन हूँ? जानता है साले? साले देखिए, हाथ मेरा भी उठ सकता है, हाथ मत उठाना। अच्छा, हाथ उठाएगा? उठाना बे, दिखाना साले, दिखा, उठा कर दिखा। अरे भाई साहब, बे साले, बे छोड़ो साले, पुलिस वाले पे हाथ उठा दे साले। पुलिस वाला होके हाथ उठाएगा? हाँ? चल तेरी कंप्लेंट करता हूँ। अरे जाना कर ले। अरे देख लूंगा तुझे साले। मिल थाने में मिल। अबे फुट ले यहाँ से। अरे छोड़, गलती उसने किया और पकड़ मुझे रहो। अरे भाई झगड़ा छोड़ो, आपकी वाइफ को चोट लगी है, उसको अस्पताल लेकर जाइए। अरे ठीक है, नसीहत मत दे, चल जा। चलो। उस आदमी ने कंप्लेंट लिखाई है। गलती उसकी थी साहब। हम उसकी भी जांच करते अगर तुम बिना झगड़ा किए वहां से लौट आते। साहब पहले हाथ उसने उठाया था, उसके बाद मैंने। बलराज, तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड पहले से ही बहुत खराब रहा है। तुम्हारा व्यवहार कभी भी अच्छा नहीं रहा है। सड़क पर मौजूद हर गवाह का कहना है कि पहले मारपीट तुमने शुरू की थी। झूठ है साहब, वो बड़ा आदमी है ना, उसके पास बड़ी गाड़ी है तो वो सही है, मैं गलत। अरे साहब मैं भी आप में से ही एक हूं, तो मेरे साथ ऐसे मुजरिमों जैसे व्यवहार क्यों कर रहे हो आप लोग? भेजे में भूसा भरा है, पागल हो गया है तू? सस्पेंशन लेटर, अगले नोटिस तक तुम्हें सस्पेंड किया जाता है। अगले नोटिस तक तुम्हें सस्पेंड किया जाता है? बार बार मैं सस्पेंड किया जाता रहा हूं सर। क्योंकि तुमने गलतियां की बलराज। नहीं साहब, क्योंकि हर कोई मुझे बेइज्जत करना चाहता था, मुझे नीचा दिखाना चाहता था। साला अपने काम में भी कोई इज्जत नहीं है। हाँ, हम तो झेल लेते हैं, लेकिन बलराज तुझे पुलिस वाला होके भी क्या फायदा? हमेशा सस्पेंड ही रहता है। हाँ पता है मुझे। और सुन, हम सब जो है ना बहुत ऊंचे लोग हैं, बस एक ही प्रॉब्लम है, अपने पास रुपए नहीं है, बड़ी गाड़ियाँ नहीं है, रुतबा नहीं है, इसीलिए साला कोई भी हमारी इज्जत नहीं करता है। ये सब हो ना, सब लोग इज्जत करते हैं, सब सलाम ठोकते हैं, सलाम। जैसे मैं ठोकता हूँ अपने से ऊंचे पोस्ट वालों को, चाहे उनकी जात कितनी भी छोटी क्यों ना हो, उनकी औकात कितनी भी छोटी क्यों ना हो। बदलेगा भाई, ये सब बदलेगा। देखना एक दिन आएगा जब सब लोग हमारी इज्जत करेंगे, सलाम ठोकेंगे हमें। और हम बस यही चाहते हैं ना कि सब हमारी इज्जत करें, तो क्या गलत है इसमें?
ऐसा कौन नहीं चाहेगा? ऐसा होने के लिए लोगों के अंदर डर पैदा करना पड़ेगा। साला इज्जत से सलाम नहीं करते ना, तो डर के सलाम करते हैं। तो कहते हैं ना, भय बिन प्रीत न होए गोसाई। बलराज, कोई भी कभी भी किसी अपराधी की इज्जत नहीं करता है। बेवकूफ हो तुम, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। हेलो सर, ये बलराज आपके साथी है ना? हाँ, और यही है सलाम गैंग का लीडर। सर, उसके तीनों साथी हमारी हिरासत में हैं। उनके शूटआउट्स के बयान भी मिल गए। मैं इसे तुम्हारे लॉकअप में भेज रहा हूं। यह आदमी पूरी तरह से पागल हो चुका है। देखो बलराज, पुलिस वाला बनकर नहीं सीखा तो क्या, अपराधी बनकर कम से कम एक बात तो सीख लो, जुर्म कभी फायदेमंद नहीं होता है। क्राइम नेवर पेज। ये सब किस लिए किया तुमने? इज्जत पाने के लिए? क्या सोचा था कि ये सब करके इज्जत मिलेगी? लोगों को डरा धमका के उनसे पैसे हटने लगे, गोलियां बरसाने लगे। हम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। पागल है ये बंदे, बस यूं ही गोलियां बरसाते घूम रहे थे। और 2 लोगों की जान भी ले ली इन्होंने। उसने मुझ पर ऐਵੇਂ गोली चला दी, बिना किसी मतलब के। पागल है। इस आदमी ने हमारे भाई को मार डाला बिना किसी वजह के। हाँ, लेकिन ये हमारे भाई साहब को जानता तक नहीं था। हद है। चलो। कपिल, उसने तुम पे ऐसे ही गोली चला दी बिना मतलब? हाँ, बाल बाल बच गया मैं। उस पागल आदमी ने 2 लोगों की जान ले ली। बलराज और उसके साथी नारायण, भूपेश और धर्म इस वक्त न्यायिक हिरासत में हैं। उन पर हत्या और हत्या की कोशिश के चार्जेस लगाए गए हैं। बलराज ने अपने तीनों साथियों को बंदूक चलाना सिखाया था। बलराज की तरह इन तीनों पर भी इज्जत और पैसे की भूख का नशा छाया हुआ था और लोगों में दहशत फैलाकर ये अपनी इस भूख को शांत करना चाहते थे। अक्सर इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल होता है कि किसका दिमाग किस बात पे घूम जाएगा, क्या बात होगी जो किसी को हताशा के दलदल में धकेल देगी। बलराज को अपने काम में सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि उसे लगता था कि वो ऊंची जाति में पैदा हुआ है, तो उसे क्यों अपने से छोटी जात के लोगों को सलाम ठोकना पड़ता है। उसे कई बार उसके गलत व्यवहार के लिए चेतावनी दी जा चुकी थी, लेकिन किसी ने कभी यह नहीं सोचा था कि वो इज्जत पाने और लोगों में अपने दबदबे के लिए इतनी खतरनाक आपराधिक गतिविधियों में कूद पड़ेगा। इस केस में सबसे डरावनी बात यह थी कि डिस्टर्ब दिमाग किसी और का नहीं बल्कि एक पुलिस वाले का था। बंदूकों और बुलेट्स तक उसकी पहुंच थी। उसकी गोलाबारी की वारदातों में 2 लोगों की जान गई और बहुत से लोग घायल हुए। ये लोग और इनके परिवार वाले बहुत तकलीफ से गुजरे और अब भी गुजर रहे हैं। करीब 2 साल पहले एक स्टेट ट्रांसपोर्ट बस के चालक ने न जाने किस जुनून में बस को डिपो से निकाला और पूरे शहर में बेतरतीब बस चलाकर तांडव मचा दिया। एक बार और एक डिस्टर्ब सुरक्षा कर्मी ने एयरपोर्ट पर अपने सर्विस हथियार से दहशत मचा दी थी। कोई भी वर्क प्लेस हो, चाहे प्राइवेट या पब्लिक, बीमार दिमाग अपना असर छोड़ते हैं, खुद और अपने आसपास के लोगों को प्रभावित करते हैं। ऐसे में जरूरत होती है कि उनसे बात की जाए, उन्हें समझने का प्रयास किया जाए, उनकी मेडिकल हेल्प या किसी दूसरे किस्म की सहायता की जाए। विक्षिप्त दिमागों को रास्ता भटकने से रोका जाए, तभी उन्हें शांत किया जा सकता है। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।